नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी शुरू करने जा रहे हैं जिसकी बुद्धि और रणनीति ने भारत का इतिहास बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है उस बालक के जन्म से जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो या तो स्वयं एक सम्राट बनेगा या फिर एक सम्राट का निर्माता। किस्से कहानियों में कहा जाता है कि चाणक्य का जन्म एक ऐसे दांत के साथ हुआ था जो राजसी होने का शुभ संकेत माना जाता था। ज्योतिषियों ने तो कह भी दिया था कि ये बालक भविष्य में एक महान राजा बनेगा। लेकिन उसकी मां को इस भविष्यवाणी से खुशी के बजाय भय हुआ। उन्हें लगा कि राजा बनकर उनका बेटा उन्हें भूल जाएगा और राजसी दुनिया में खो जाएगा। अपनी मां की चिंता को दूर करने के लिए उस नन्हे बालक ने एक पत्थर से अपना वो दांत तोड़ दिया। उसने अपनी मां से वादा किया कि वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा। इस घटना ने उसे खंडदंत यानी टूटे हुए दांत वाला का नाम दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ये बताती है कि चाणक्य ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को अपनी मां के प्रेम के लिए त्याग दिया। उन्होंने खुद राजा बनने के बजाय एक राजा को गढ़ने का संकल्प लिया और यही संकल्प उनकी पूरी यात्रा का आधार बन गया। उनका जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य और माता का नाम चनेश्वरी था। कुछ अन्य जैन परंपराओं के अनुसार उनके पिता का नाम चनिन था और उनका जन्म गोला क्षेत्र के चनाका गांव में हुआ था। बचपन से ही चाणक्य को ज्ञान की गहरी प्यास थी। उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राप्त की। ये उस समय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था, जहां चाणक्य ने सिर्फ राजनीति या अर्थशास्त्र ही नहीं बल्कि युद्ध नीति, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों में भी महारत हासिल की थी। कई विद्वानों का मानना था कि उन्होंने वेदों के साथ साथ यूनानी और फारसी ज्ञान का भी अध्ययन किया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन शुरू किया। यहीं से एक साधारण ब्राह्मण अखंड भारत के सबसे बड़े शिल्पकार बनने की अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। दोस्तों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब चाणक्य अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे, हमारा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आपसी झगड़ों और फूट के कारण एकता का अभाव था। इसी समय पश्चिम से एक बड़ा खतरा भारत की ओर बढ़ रहा था। मैसेडोनिया का सम्राट सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा तक पहुंच गया था। चाणक्य को यह बात पता थी कि मगध साम्राज्य, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था, ही सिकंदर की सेना का सामना कर सकता है। मगध पर नंद वंश के क्रूर और अहंकारी राजा धनानंद का शासन था, जिनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 हाथी थे। चाणक्य को लगा कि धनानंद को समझाना बहुत जरूरी है। वो जानते थे कि अगर धनानंद अपनी शक्ति का सही उपयोग करे तो भारत को बचाया जा सकता है। एक कथा के अनुसार धनानंद ने एक बड़ा यज्ञ या ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया था। चाणक्य भी उसमें शामिल हुए, इस उम्मीद में कि वो राजा को समझा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, धनानंद के अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। चाणक्य की साधारण वेशभूषा को देखकर राजा ने उनका अपमान किया। कुछ कथाओं के अनुसार राजा ने उन्हें बदसूरत ब्राह्मण कहकर सभा से बाहर फेंकने का आदेश दिया। कुछ कहानियों में तो यह भी बताया जाता है कि उनके केशों यानी शिखा को पकड़कर खींचा गया था। यह अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक महान विचार का अपमान था। इस प्रदर्शित अपमान ने चाणक्य के मन में प्रतिशोध की अग्नि जला दी। उसी क्षण उन्होंने अपनी शिखा खोल दी और एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस नंदवंश का पूरी तरह से नाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी इस शिखा को नहीं बांधूंगा। ये प्रतिज्ञा चाणक्य के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बन गई। अब उनका लक्ष्य सिर्फ नंदों का विनाश नहीं बल्कि एक ऐसे सम्राट को खोजना था जो पूरे भारत को एकजुट कर सके। और इस तरह एक अपमान ने एक महान प्रतिज्ञा को जन्म दिया। तो दोस्तों, अपनी प्रतिज्ञा के बाद चाणक्य ने अपनी खोज शुरू कर दी। एक ऐसे शिष्य की तलाश
जो न सिर्फ उनके अपमान का बदला ले, बल्कि पूरे भारत को एक नई दिशा दे। चलिए जानते हैं कि उनकी ये खोज कहां और कैसे पूरी हुई। अपनी प्रतिज्ञा के बाद आचार्य चाणक्य ने अपनी खोज शुरू कर दी। वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसमें एक महान सम्राट बनने की क्षमता हो, जो सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र को भी चला सके। उनकी ये तलाश एक जंगल में खत्म हुई, जहां उन्होंने कुछ बच्चों को राजा राजा का खेल खेलते देखा। इस खेल में एक निर्धन बालक चंद्रगुप्त मौर्य राजा की भूमिका में था। उसके आत्मविश्वास, न्यायपूर्ण निर्णयों और नेतृत्व की कला को देखकर चाणक्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत उस बच्चे के पालक पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और उसे अपने साथ ले गए। आने वाले कई सालों तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति और युद्ध कला का गहन प्रशिक्षण दिया। उन्होंने एक साधारण बालक को एक कुशल सम्राट में बदल दिया। प्रशिक्षण के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य पर पहला हमला सीधे राजधानी पाटलिपुत्र पर किया, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद वे जंगल में भटक रहे थे। एक दिन उन्होंने एक झोपड़ी में एक मां को अपने बेटे को डांटते हुए सुना। बेटे ने गरम खीर को बीच से खाकर अपनी उंगली जला ही थी। मां ने कहा, मूर्ख, गरम खीर बीच से नहीं बल्कि किनारों से खाते हैं। फिर उसने अपने बेटे की मूर्खता की तुलना चाणक्य से की, जिसने सीधे राजधानी पर हमला किया बजाय इसके कि वह सीमावर्ती राज्यों को जीतता। ये सीख चाणक्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपनी गलती को समझा। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, एक नई सेना का गठन किया और सबसे पहले नंदों के साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। ये रणनीति सफल रही। धीरे धीरे उन्होंने नंदों को कमजोर किया और अंत में उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। लगभग 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का पतन हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई और एक नए अखंड साम्राज्य की नींव रखी गई। गरम खीर की कहानी ने चाणक्य की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन एक राज्य को सिर्फ जीता नहीं जाता, उसे चलाया भी जाता है, और इसके लिए चाणक्य के पास था उनका सबसे बड़ा हथियार, अर्थशास्त्र। चलिए जानते हैं इस महान ग्रंथ के बारे में। सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। यह चाणक्य की दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल का ही परिणाम था कि मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। चाणक्य ने सिर्फ एक राज्य को नहीं बल्कि एक पूरी शासन प्रणाली को गढ़ा। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक महान ग्रंथ की रचना की, जिसे राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति का एक विस्तृत हैंडबुक माना जाता है। ये ग्रंथ 4 मानवीय लक्ष्यों की अवधारणा पर आधारित है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चाणक्य ने अर्थ यानी भौतिक समृद्धि को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि उनका मानना था कि इसके बिना बाकी लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव है। अर्थशास्त्र एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की वकालत करता है, जो लोगों को बाहरी खतरों और आंतरिक अराजकता से बचा सके। इस ग्रंथ में चाणक्य ने एक राज्य के 7 अनिवार्य अंगों का वर्णन किया, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये 7 अंग हैं: 1. स्वामी यानी राजा, राज्य का मुखिया और संरक्षक। 2. अमात्य यानी मंत्री, राजा के योग्य सलाहकार। 3. जनपद यानी लोग और क्षेत्र, स्थिर आबादी और समृद्ध भूमि। 4. दुर्ग यानी किला, सुरक्षा के लिए किलेबंदी। 5. कोष यानी खजाना, एक मजबूत और समृद्ध राजकोष। 6. दंड यानी सेना, एक अनुशासित और शक्तिशाली सेना। 7. मित्र यानी सहयोगी, राजनीतिक और सामरिक संबंध बनाए रखने के लिए मित्र राष्ट्र। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि एक राज्य की ताकत उसके सभी हिस्सों के बीच संतुलन और सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने युद्ध के लिए जासूसी और गुप्तचर प्रणाली को महत्वपूर्ण बताया,
उन्होंने अपने शत्रुओं को अंदर से तोड़ने, मतभेद पैदा करने और धोखे का इस्तेमाल करने में महारत हासिल की। उनका मानना था कि शत्रु के मन को समझकर ही उसे हराया जा सकता है। उनकी विरासत सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह सिद्धांतों का एक समूह था जो आज भी नेतृत्व, कूटनीति और प्रबंधन में प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक राष्ट्र चलाने का पूरा खाका था। और अब हम इस महान गाथा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। एक ऐसा पड़ाव जो जितना रोचक है उतना ही रहस्यमय भी। चलिए चाणक्य के अंतिम दिनों और उनकी मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भी चाणक्य का जीवन रहस्यों से भरा रहा। सबसे बड़ी कहानियों में उनके शिष्य चंद्रगुप्त को विष दिए जाने से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार चाणक्य अपने सम्राट को शत्रुओं द्वारा विष दिए जाने से बचाने के लिए उनके भोजन में रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाते थे, ताकि उनका शरीर विष प्रतिरोधी बन जाए। एक दिन चंद्रगुप्त ने गलती से अपना भोजन अपनी गर्भवती रानी दुर्धरा के साथ साझा कर लिया। रानी की तुरंत मृत्यु हो गई। चाणक्य जो तुरंत मौके पर पहुंचे, उन्होंने रानी का पेट काटकर बच्चे को बचाने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में जहर की एक बूंद बच्चे के सिर पर गिर गई, जिसके कारण उसका नाम बिंदुसार पड़ा। ये कहानी चाणक्य के कूटनीतिक और कठोर स्वभाव को दर्शाती है, जहां एक बड़े उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत क्षति को स्वीकार किया गया था। चंद्रगुप्त के बाद चाणक्य उनके पुत्र बिंदुसार के भी मुख्य सलाहकार बने रहे, लेकिन दरबार में सुबंधु नाम का एक मंत्री था जो चाणक्य से ईर्ष्या करता था। सुबंधु ने बिंदुसार को यह कहकर भड़काया कि चाणक्य ही उसकी मां की मौत का कारण था। बिंदुसार ने बिना सच्चाई जाने चाणक्य से नाराजगी जताई। इस घटना के बाद चाणक्य की मृत्यु के संबंध में दो अलग अलग कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार जब बिंदुसार को सच्चाई का पता चला तो वह चाणक्य से माफी मांगने दौड़ा, लेकिन चाणक्य इस अपमान को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपना सारा धन गरीबों में दान कर दिया और स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। ये मृत्यु उनके शिष्य चंद्रगुप्त की मृत्यु के समान थी, जो दर्शाता है कि चाणक्य ने अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया था। दूसरी कथा के अनुसार सुबंधु ने चाणक्य को वापस आने से रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने माफी मांगने के बहाने चाणक्य के घास के ढेर में एक जलता हुआ कोयला छिपा दिया, जिससे आग लग गई और चाणक्य जलकर मर गए। ये दोनों कहानियां चाणक्य की विरासत की जटिलता को दर्शाती हैं। चाहे उनकी मृत्यु जिस भी रूप में हुई हो, उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य की नींव नहीं रखी, बल्कि अखंड भारत के विचार को जन्म दिया। आज भी उनके सिद्धांत नेतृत्व और कूटनीति के लिए प्रासंगिक हैं। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक या प्रधानमंत्री नहीं थे, वे एक राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने सिखाया कि व्यक्तिगत अपमान को राष्ट्रीय मिशन में कैसे बदला जा सकता है। उनकी कहानी हमें दृढ़ता, ज्ञान और दूरदर्शिता का एक अविस्मरणीय सबक देती है। चाणक्य की विरासत हमें सिखाती है कि ज्ञान, दृढ़ता और दूरदर्शिता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इस पूरी कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी ऐतिहासिक कहानियां लाते रहें। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।